सर इससे हम लोग आगे रहा बायोलॉजी पे इसके बाद सेशन होने वाला है तो बायोलॉजी का बात कर सके इससे हम लोग कुछ पहले भी जानकारी ले चुके हैं लाइफ प्रोसेसेस के बारे में। इसमें हमने देखा था कि लाइफ प्रोसेसेस में कितने कैरेक्टरिस्टिक्स है जैसे कि रिप्रोडक्शन, रिस्पायरेशन, एडेप्टेशन और भी ढेर सारे प्रोसेसेस के बारे में हम लोग ने अध्ययन किया था। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक नए टॉपिक के जिसका नाम है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन को हिंदी में हम लोग पोषण कहते हैं। ये हमारे लिए हम सभी सजीवों के लिए इतना ही जरूरी है जैसे कि गाड़ी में ईंधन का अगर हम किसी गाड़ी में पेट्रोल या डीजल का प्रयोग ना करें तो जो गाड़ी पेट्रोल से चलने वाली है उसमें अगर पेट्रोल नहीं डाली जाए या जो गाड़ी डीजल से चलने वाली है उसमें अगर डीजल नहीं डाली जाए तो वो गाड़ी किसी काम का नहीं रहेगा, वो चलेगा नहीं सही तरीके से। यही हाल हमारे शरीर के साथ भी है। अगर हम लोगों ने सही से भोजन को ग्रहण नहीं किया तो इस टॉपिक में हम लोग बहुत सारे न्यूट्रिटिव थिंग्स के बारे में पढ़ाई करेंगे। साथ ही साथ देखेंगे कि किस शरीर का खाने का क्या मोड है और साथ ही साथ देखेंगे कि हमारे आसपास में जो भी चीजें पाए जाते हैं जो भोजन करते हैं तो इनसे क्या फायदे होते हैं। ये सारे टॉपिक पे डिस्कशन होगा। चलिए स्टार्ट करते सेशन के। हमारे सेशन में सबसे पहले हम लोग देखेंगे फूड के बारे में। तो हम सभी जानते हैं कि फूड को हम लोग हिंदी में भोजन कहते हैं और भोजन हम लोगों के लिए हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोगिता रखता है इसके बारे में चर्चा नहीं भी करें तो भी आप इसके बारे में अच्छे से जान सकते हैं। भोजन कहीं ना कहीं सभी लोगों के लिए संतुष्टि का भी काम करता है, साथ ही साथ ऊर्जा देने का भी काम करता है। ऊर्जा देने से हम लोग एनर्जी समझ सकते हैं, साथ ही साथ हमें सेटिस्फैक्शन भी देता है। ये तो भोजन का दो उद्देश्य तो आपको स्पष्ट झलक रहा होगा, एक ऊर्जा यानी एनर्जी, दूसरा ये आपको एक बार संक्षिप्त से समझ ले। सबसे पहले भोजन से हमें एनर्जी मिलता है, भोजन से हम डिजीज फ्री रहते हैं। ऐसा नहीं है कि हम अगर भोजन लगातार करते हैं तो डिजीज हमें होगा ही नहीं। ये भी नहीं, ये ध्यान रखना इस बात को हम क्या कहना चाह रहे हैं। आप इसको क्रॉस ओवर नहीं करेंगे, आप इसको ऐसे समझेंगे कि अगर आप रेगुलरली भोजन कर रहे हैं, बैलेंस भोजन कर रहे हैं। बैलेंस भोजन के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। बैलेंस डाइट होता है संतुलित आहार, जिस पर हम आगे अभी चर्चा करने वाले हैं। अगर आप संतुलित आहार ले रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, तो आपको संभावनाएं रहेगी कि डिजीज कम से कम होगा। इसके अलावा हमारा जो इंटरनल इंटरनल रिपेयर का काम होता है सेल्स का, ये भी भोजन के कारण संभव हो पाता है। साथ ही साथ हमें सेटिस्फैक्शन मिलती है जिसके बारे में हम लोग अभी। तो ये सब चीजें हैं जो हमारे भोजन पर निर्भर है। हमारे बॉडी को मेंटेन रखने में, हमारे बॉडी के ग्रोथ में भी ये काम करता है। देखते होंगे बच्चा जब जन्म लेता है तो जन्म लेने के कुछ समय बाद जो उसे सबसे पहले माँ का दूध मिलना शुरू हो जाता है, जो कि सबसे कम इनिशियल कंपोनेंट है भोजन का। इसके अलावा और भी चीजें इन्हें भोजन के रूप में धीरे धीरे जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं ग्रेजुअली इन्हें और भी चीजें आहार के रूप में उपलब्ध कराई जाती है। आप जैसे जैसे अपनी उम्र में आगे की ओर बढ़ते जाएंगे आपके भोजन का लेयर जो है वो अलग अलग होते चला जाएगा और जब आप एडल्ट हो जाते हैं यानी वयस्क हो जाते हैं तब आपका भोजन एक रेगुलरिटी में बदल जाता है। आप नियमित रूप से भोजन करते हैं और आपको ये सब चीजें सुविधा है। तो भोजन से हमें ये फायदे मिलते हैं, ये तो हम लोगों ने देख लिया है। ठीक है। अच्छा, भोजन जो हम लोग करते हैं इसमें सिंपली हम लोग को जो कॉमन रूप से अगर पूछा जाए तो भोजन में हमें ये प्राप्त होते हैं, इसे ग्लूकोज कहते हैं। ये एक प्रकार का केमिकल सब्सटेंस। ग्लूकोज आप लोगों ने देखा होगा अपने घरों में, ये एक प्रकार का केमिकल सब्सटेंस है जिसे हम लोग फॉर्मूला के रूप में ऐसे समझ सकते हैं C6H12O6। सी से जहाँ हमारा शरीर कार्बन के लिए है, एच से हाइड्रोजन के लिए है, ओ से ऑक्सीजन के लिए। तो इसके बारे में केमिस्ट्री की क्लास में हम लोग चर्चाएं करेंगे। फिलहाल ये हमारा ग्लूकोज का फॉर्मूला है। ठीक है, हमारे भोजन से मुख्यतः यही प्राप्त होता है। हम इन्हीं चीजों के लिए भोजन ग्रहण करते हैं। ठीक है, इसमें और भी तरह की चीजें आएंगी जिसके बारे में आगे इसी सेशन में हम लोग चर्चाएं करेंगे अभी थोड़ी देर के बाद। तो बच्चों हम लोगों ने देखा अभी न्यूट्रिशन के बारे में
और इसमें हम लोगों ने देखा कि ये फूड के बारे में आपको इतनी सारे फैक्ट्स के बारे में जानकारी दी गई है। फिर एक सवाल उठता है अभी कि फूड सभी लोगों के लिए क्यों आवश्यक है, ये तो हम जान चुके हैं, ठीक है ना। साथ ही साथ फूड के रूप में हम लोग कौन कौन से पदार्थ लेते हैं, इस पर अभी चर्चाएं चलेगी। उससे पहले हम लोग अभी आपसे एक चीज़ शेयर करना चाह रहे हैं कि अभी हाल में ही तुरंत बिहार बोर्ड का रिजल्ट निकला है। इसमें लड़कियों ने अच्छी परसेंटेज लाकर यह साबित कर दिया है कि वो लोग अच्छे अच्छे क्षेत्र की ओर अग्रसर हो रहे हैं। अब बारी आप लोगों की भी है, हमारे बच्चे भी आगे इस वीडियोज़ वगैरह को देखकर और अपने से मेहनत कर कर आगे बढ़े। और सफलता के लिए कोई एक दिन की तैयारी नहीं होती है, इसके लिए आप साल भर किस तरह से मेहनत करते हैं ये दिखना ज़रूरी है इसमें, ठीक है। तो हम लोग भी प्रयास करेंगे, आपके साथ हम जुड़े रहेंगे, आपके भैया लोग भी जुड़े रहेंगे। आप लोग दिन रात इसमें मेहनत करते रहिए। मेहनत करने का तात्पर्य यह है कि आप चौबीसों घंटे पढ़ाई कीजिए, यह ज़रूरी नहीं है। अब ज़माना स्मार्ट पढ़ाई का है, तो आप जितनी भी देर पढ़ाई करते हैं उसमें फुल कंसंट्रेशन रखेंगे। जैसे एक हलवाई अगर भोजन बनाता है तो वो उसकी यह टेंडेंसी होती है कि वह अपने खाना बनाने के दौरान वो अपना सारा ध्यान उसी पर केंद्रित करता है। यही चीज़ें बगुले के साथ भी होता है। जब वह अपने भोजन के तलाश में जाता है तो वह ध्यान केंद्रित कर कर अपने आहार को ग्रहण करता है। जीवन में सबसे बड़ी चीज़ें यही है। अगर आप अपने काम के प्रति 100% फोकस रखेंगे तो आपको मेहनत करने के बाद देर सवेर सफलता ज़रूर मिलेगी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें फूड के बारे में। तो फूड में हम लोग सब देखते हैं कि हमारा जो जीवन की जो भी गतिविधियां हैं, जो भी एक्टिविटीज़ है, इसको इस लफ्ज़ों में कह लें, आपके आँख झपकने से लेकर यानी ब्लिंकिंग ऑफ आईज से लेकर आपके हाथों के पोस्चर गेस्चर, खेलना कूदना, दौड़ना, सांस लेना, रोना, हंसना, सब में क्या चाहिए होता है, एनर्जी चाहिए होता है। और इन्हीं एनर्जी के लिए आप अब भोजन ग्रहण करते हैं। आप अपने दैनिक जीवन में, ऐसा माना जाता है वैज्ञानिकों के द्वारा कि एक व्यक्ति जो कि एक नॉर्मल एक टीनेजर्स होते हैं, वो प्रत्येक दिन कम से कम 1600 तरह के एक्टिविटीज़ करते हैं। अब इन सभी एक्टिविटीज़ के लिए क्या चाहिए, उन्हें एनर्जी चाहिए होगा। और ये एनर्जी मिलेंगे कहाँ से, तो ये एनर्जी उन्हें फूड के द्वारा मिलेंगे। तो यही कारण है कि सभी जीव जंतु जो है वो भोजन ग्रहण करना पसंद करते हैं। उनके जीवन का सबसे प्रमुख लक्ष्य होता है भोजन करना, और सारा का सारा हमारा गतिविधि भी इसी पर टिका हुआ है। एक किसान सुबह सुबह उठकर अपने खेतों में ठंड के दिनों में भी और गर्मी के दिनों में, अभी गर्मी आ गई है, सभी लोग एसी और कूलर में रहना पसंद करेंगे, लेकिन किसान जो होगा वो भरी दोपहरी में कड़ाके की गर्मी में, भीषण गर्मी रहेगी, जिस गर्मी में आपके पैरों में छाले पड़ जाएं, इतनी ज़्यादा भयानक गर्मी रहेगी, तपती गर्मी में वो लोग जाएंगे और खेतों में जाकर अपने फसलों को तैयार करेंगे। उसका एकमात्र उद्देश्य है भोजन के लिए एक रास्ता तैयार करना, उनके भोजन का सारे प्रबंध कर देना। इसी तरह से जो टीचर होते हैं वो अपने स्कूलों में पढ़ाते हैं, जो और भी व्यवसाय में जुड़े हुए हैं, सब के सब अपने कामों में लगातार लगे हुए हैं, जिसका इनिशियल चीज़ है भोजन। उन्हें 2 वक्त का भोजन चाहिए, वो भोजन करेंगे, क्योंकि सारी एक्टिविटीज़ हमारी इन्हीं पर निर्भर होती है। खास कर कर विद्यार्थी जो होते हैं, जो विद्यार्थी पढ़ते हैं, उनका माइंड सबसे ज़्यादा वर्क करता है, तो उन्हें 22% एनर्जी अकेले उनके ब्रेन ले लेते हैं। ये ब्रेन की खपत है एनर्जी की। अब ये इतना सारा एनर्जी उन्हें चाहिए सिर्फ और सिर्फ ब्रेन के लिए। अन्य लोगों की अपेक्षा, एक ईंट उठाने वाले, सर पर ईंट उठाने वाले व्यक्ति की अपेक्षा एक स्टूडेंट का ब्रेन जो है वो ज़्यादा एनर्जी एक्वायर करता है, जिस कारण से उसे भोजन में अच्छी अच्छी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। तो अच्छी चीज़ों का कहने का मतलब ये नहीं है कि आप प्रत्येक दिन बहुत सारे नट्स वगैरह खाएं, यानी कि आलमंड खाएं और भी विभिन्न प्रकार के जो भी महंगे महंगे काजू किशमिश वगैरह सब है वो सब खाएं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हम लोग खाने के रूप में जो भी संतुलित आहार लेते हैं वो भी हमारे शरीर को एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं। तो आप ये भी ले सकते हैं इस ब्रेन के लिए, ठीक है। साथ ही साथ अन्य भी जो भी मस्कुलर वर्क वगैरह है, फिजिकल वर्क है, हम लोग आटा गूंदते हैं, यहाँ तक कि भोजन तैयार करने में भी हमें एनर्जी की आवश्यकता होती है। हम जो आटा गूंदते हैं उसमें भी एनर्जी लगता है, हम जो कलम से लिखते हैं उसमें भी एनर्जी लगता है, हम जो अभी आपसे बातचीत कर रहे हैं इसमें भी एनर्जी चाहिए होता है। और ये सारे एनर्जी का सोर्स कौन है, ये हमारा फूड है। तो फूड हम लिविंग्स के लिए क्यों ज़रूरी है ये आपको पता चल चुका है, और फूड्स हमें क्या क्या प्रोवाइड करवाते हैं ये भी पता चल चुका है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं इस सेशन में।
देखते हैं आगे और भी चीज़ें। जनरली हम लोग जो फूड ग्रहण करते हैं उसमें हमें कुछ चीज़ें मिलती है जिसे हम लोग कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। ये शब्द आप ज़रूर परिचित होंगे। इसे हम लोग हिंदी शब्दों में कहें तो पोषक तत्व कहते हैं, पोषक तत्व कहा जाता है। ये न्यूट्रिएंट्स हमारे खाने के द्वारा हमारे शरीर में जाकर ब्लड में मिलते हैं और ब्लड से फिर हमारे सभी सेल में मिल जाते हैं जाके। हमारा शरीर सेल से मिलकर बना है, इस बात के बारे में आपको जानकारी तो पहले से ही है। और हमारे शरीर में अनगिनत सेल्स भी हैं, ये भी आप जानते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स हमारे ब्लड में मिलते हैं और ब्लड से फिर हमारे सेल्स में मिल जाते हैं और सारे सेल्स को क्या मिल जाता है? एनर्जी भी मिल जाता है। ये एनर्जी कैसे मिलता है? तो आपको पता ही होगा कि हर एक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है जिसके द्वारा वो अपना एनर्जी बना लेता है, जिसे हम लोग पावर हाउस भी कहते हैं सब सेल्स का। ये जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे क्लास 9th में आपने पढ़ा भी होगा सेल्स वाले चैप्टर में, तो आप इसे इजी वे में कनेक्ट कर पा रहे होंगे। तो न्यूट्रिएंट्स जो हमारा है वो क्या क्या चीज़ है वो देखते हैं ज़रा सा। तो हमारे भोजन में मुख्यतः क्या क्या चीज़ें हमें मिलती है ये देखते हैं। सबसे पहले हमारे भोजन में हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, ठीक है। हमारे भोजन में हमें प्रोटीन मिलता है, हमारे भोजन में हमें फैट्स मिलता है, हमारे भोजन में हमें मिनरल्स मिलता है, हमारे भोजन में हमें रफेज मिलता है, ठीक है। ये सारे चीज़ें हमारे पोषक तत्व हैं। यही चीज़ें हमारे शरीर के लिए ज़रूरी हैं जो हमें तमाम तरह के खानों के माध्यम से प्राप्त होते हैं। आप चाहे पिज़्ज़ा खाएं, चाहे रोटी खाएं, आप चावल खाएं, चाहे चना खाएं, आप मैगी खाएं, नूडल्स खाएं, खीर खाएं, मछली खाएं, दूध पिए, पपीता खाएं, कुछ भी खाएंगे या पिएंगे तो आपको यही सब चीज़ें प्राप्त होने वाली है। अंततः सारे सेल्स के पास यही सब जाएंगे। बाकी जो पदार्थ होता है उसे हम तो खाते तो हैं हम लोग पपाया, पपीता, हम खाते पपीता हैं और हमें मिल कौन सा चीज़ रहा है? ये सब मिल रहा है। बड़ा ही अद्भुत बात है। तो हमने खाया किस रूप में? फल के रूप में। इसमें मीठापन था, ठीक है, खाने में अच्छा लगा, संतुष्टि मिला, एनर्जी मिला। लेकिन इससे शरीर को क्या मिल रहा है? तो शरीर को ये सभी चीज़ें मिल रही है। यही न्यूट्रिएंट्स है, यही हमारे शरीर के लिए वास्तविक आवश्यकता वाला चीज़ है। ये नहीं इससे जो मिलेंगे वो चीज़ें। बाकी जो इसका भाग बचता है, इसके अलावा जो भाग बचता है उसे हम लोग कहते हैं वेस्ट प्रोडक्ट कहते हैं, जिसके बारे में आगे हम लोग क्लास में देखेंगे। एक्सक्रीटरी सिस्टम जब पढ़ाएंगे तो उसमें हम लोग बहुत सारा चर्चा उस पर करने वाले हैं। तो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी कुछ न्यूट्रिएंट्स, जिसमें से एक पहला कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रोटीन, तीसरा फैट्स, मिनरल्स, रफेज, ठीक है। इसे कभी कभी लिपिड भी कह देते हैं हम लोग, ठीक है, लिपिड्स भी कहा जाता है। तो हम लोग देखेंगे इसके बारे में। इसमें सबसे मुख्य ये तीनों चीज़ हैं, ये तुरंत एनर्जी देने वाले चीज़ें हैं, ठीक है। ये एनर्जी प्रोवाइडर है, ये एनर्जी प्रोवाइडर है, ठीक है। अगर आप चावल वगैरह खाते हैं तो बहुत सारे लोगों के अंदर में ये भ्रांतियाँ हैं कि चावल खाओगे पेट निकलेगा, ठीक है, शरीर फेंक देगा, ठीक है, मोटापा आ जाएगा। बंगाल के लोग तो बहुत सारा चावल खाते हैं, उसे चावल पसंद है और वो लोग मछली के साथ चावल लेना पसंद करते हैं। हमारे भारत में मुख्य आहार के रूप में चावल और गेहूं लिया जाता है, जिसमें से चावल को विशेष रूप से ख्याति प्राप्त है, सभी लोगों के पसंदों में से एक है। लेकिन क्या सभी का पेट निकला हुआ? ऐसी कोई बातें नहीं है। खाने का आपका क्या रेगुलरिटी है, आप खाना किस प्रकार से खाते हैं, यही बताता है आपके शारीरिक आकार के बारे में। तो जनरली ये तीनों चीज़ें, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स, ये तुरंत एनर्जी देने वाले, इसलिए इसे इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइडर कहा जाता है। मतलब आप इसे खाएंगे और आपको ताजगी महसूस होगी, ठीक है। कभी कभी गर्मी के दिनों में मौसम अनुकूल होने के कारण जब आप चावल वगैरह खाते हैं तो आपको नींद वगैरह आने लगती है। तब यह भ्रांतियां हैं लोगों के बीच में कि चावल खाने से नींद भी आता है, ठीक है। ऐसी कोई बातें नहीं है। आप आराम से चावल अगर संतुलित मात्रा में खाते हैं तो आपको उचित मात्रा में एनर्जी भी मिल रहा है, प्रोटीन से भी एनर्जी मिल रहा है और फैट से भी। ये दोनों जो बचते हैं ये हमारे शरीर के लिए क्या करता है? डिजीज फ्री इन्वायरमेंट तय करता है,
एनवायरनमेंट देता है। मतलब ये दोनों एश्योर करता है हमें कि हमारे शरीर को कितना ज़्यादा बीमारियों से दूर रखा जाए। ये सारा ड्यूटी इन दोनों पर निर्भर होता है। तो हम लोगों ने देखा अभी कि हमारे भोजन का मुख्य चीज़ ये न्यूट्रिएंट्स है जो हमें ज़रूरी है, जो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है। हम विभिन्न प्रकार के आहार के माध्यम से हम इसे प्राप्त करते हैं। ठीक है, आगे और बढ़ते हैं, देखते हैं इसके बारे में। अब इन न्यूट्रिएंट्स के बारे में और भी ज़्यादा डिटेल से जानने से पहले हमें देखना होगा कि अच्छा भोजन के आधार पे आपसे अभी हमने चर्चा किया था कि फूड को जो है मोड ऑफ फूड दो तरह के जीव बनाए गए हैं। ठीक है, एक है ऑटोट्रॉफ, दूसरा है हेटेरोट्रॉफ्स। ठीक है, एक को कहा जाता है स्वपोषी, हिंदी के शब्द में ही छिपा हुआ है स्वपोषी। एक को कहा जाता है परपोषी। तो आप नाम से ही समझ गए होंगे कि स्वपोषी कहने का तात्पर्य है कि ये अपना पोषण खुद ही कर लेता होगा। स्वपोषण, स्व मतलब होता है सेल्फ और पोषण का मतलब होता है न्यूट्रिशन। अभी हम लोग न्यूट्रिशन पे आए नहीं हैं, थोड़ा सा इस प्रक्रिया के बाद हम लोग न्यूट्रिशन पे भी आ जाएंगे। इसमें देखते हैं हम लोग, इसको कहते हैं परपोषी, अदर डिपेंड ऑन अदर। इसको इस तरह से अगर समझा जाए, डिपेंड ऑन अदर फॉर न्यूट्रिशन। तो अगर आपसे कोई पूछ दे कि बताइए भोजन के आधार पर सभी जीवों को यानी सभी लिविंग्स को कितने भागों में बांटा गया है, तो दो भागों में बांटा गया है, एक ऑटोट्रॉफ, दूसरा हेटेरोट्रॉफ में। इसके और भी टाइप्स बनेंगे जो आगे के क्लास में देखा जाएगा। तो ऑटोट्रॉफ में हम लोग जहाँ तक देखते हैं ऐसे बहुत सारे जीव हैं जिनकी संख्या गिन सकते हैं हम लोग अपने शब्दों में, लेकिन इनकी संख्या नहीं गिन सकते हैं। इसमें संख्याएं बहुत ज़्यादा है, इसमें संख्याएं कम है इसकी अपेक्षा। तो ऐसे जीव जो अपना भोजन खुद ही अपने शरीर के अंदर तैयार कर लेते हैं, जो फूड बॉडी के अंदर प्रिपेयर करते हैं। ध्यान देंगे इस बात को, ये शब्द बहुत ही अपने आप में महत्वपूर्ण है। हमने लिखा है यहाँ पर ऐसे जीव जो फूड बॉडी के अंदर प्रिपेयर कर लेते हैं। ठीक है, ये सभी चीज़ों को, ऐसा नहीं कि इनके शरीर में सारी चीज़ मौजूद होती ही हैं, बहुत सारी चीज़ इन्हें बाहर से लेना पड़ता है, लेकिन इसकी एक खासियत है कि ये अपने शरीर के अंदर ही भोजन को तैयार करते हैं। इनमें क्या होता है कि ये किस पर डिपेंड रहते हैं, तो ये डिपेंड रहते हैं अदर चीज़ों पर। ठीक है, जिस पर भी चर्चा करेंगे। पहले इसमें देखते हैं कौन कौन से जीव हैं। तो इसमें है ग्रीन प्लांट्स है, हरे पेड़ पौधे जो हैं। ठीक है, उसे द ग्रीन्स भी बोल सकते हैं आप अपने शब्दों में, नए ज़माने के अनुसार द ग्रीन्स भी बोला जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा साइनोबैक्टीरिया है। ठीक है, कुछ एल्गी वगैरह है जिस पर अभी विवाद चल रहा है। ठीक है, तो ग्रीन प्लांट्स जिनकी संख्या बहुत सारी है, हरा पेड़ पौधा आप अपने आसपास में देखेंगे बहुत सारे हरे पेड़ पौधे हैं। और अभी तो ऐसा मौसम है कि आपको अपने चारों ओर देखिएगा, ये जो मौसम होता है ना, जिस समय में मंजर वगैरह आते हैं पेड़ों में, ये इस बात का प्रतीक होता है, ये सिंबल देता है कि अभी जो है ये बेस्ट है किस चीज़ के लिए, सारे पौधों के फर्टिलाइजेशन के लिए। देखिएगा अपने आसपास में किसी भी पौधा का पत्ता अभी सूखा हुआ आपको नहीं मिलेगा, जो बताता है कि ये मौसम सारे पेड़ पौधों के लिए सबसे अनुकूल है। सारे पेड़ों के नए नए पत्ते आपको दिखाई देंगे, हरे हरे, सब में मंजरियाँ आ जाएंगी। जो फल देने वाले पौधे उसमें मंजर आएंगे, जो फूल देने वाले उसमें फूल आ जाएंगे, चारों ओर हरा भरा आपको दिखाई देगा। तो ये ग्रीन प्लांट्स जो भी है ये सब अपना भोजन खुद ही तैयार करते हैं। साइनोबैक्टीरिया एक विशेष प्रकार का बैक्टीरिया है जो अपना भोजन खुद ही तैयार करता है अपने शरीर के अंदर ही। अच्छा, इस पर अगर हम चले तो ग्रीन प्लांट्स के किस भाग में भोजन तैयार होता है अगर आपसे पूछ दिया जाए तो आपको बताना है इसके लीफ में। अगर एक पत्ता है तो लीफ, एक से ज़्यादा है तो हम लोग उसको लीव्स कहते हैं। ठीक है, तो पत्तों में भोजन तैयार होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ये नहीं कि उसके सारे भागों में भोजन तैयार होता है। कभी आपको दे देगा एग्जाम में क्वेश्चन कि पौधों के किस भाग में भोजन तैयार होता है, उसमें लिखा रहेगा तना, जड़, इनमें से कोई नहीं। तो आप ध्यान देंगे उसमें, ये नहीं कि आप लिख दे अच्छा पौधा ही है ना,
चलो हरे पौधे का तो सभी भाग में होता है, आप किसी में मत मार देना, ये पौधों के पत्तों में ही होती है। वो भी क्या कंडीशन डाले हैं, ग्रीन प्लांट्स के पत्तों में, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है, सारे पौधों की बातें नहीं हो रही है, और भी पौधे हैं। एक दो दिन पहले एक बच्चा पूछ रहा था कि सर ये पौधा का पत्ता तो सर दूसरे कलर का है, ये सर भोजन किस प्रकार से लेता होगा। तो सारे पौधों का भोजन लेने का तरीका एक जैसा नहीं है। कुछ पौधे ऐसे हैं जो जड़ों से क्या करते हैं, बैक्टीरिया के सहायता से अपना भोजन ले लेते हैं। जैसे कि आपने दलहन पौधों के बारे में सुना होगा, वो राइजोबियम नाम के बैक्टीरिया का हेल्प लेता है, ठीक है। ऐसे ढेर सारे अलग अलग पौधे भी हमारे आसपास में हैं जिनका ग्रीन प्लांट्स उसको नहीं कहा जा सकता है, वो नॉन ग्रीन है, लेकिन फिर भी वो अपना भोजन तैयार करते हैं अलग विधि से, ठीक है। जनरली हम लोग ग्रीन प्लांट पे ही अभी फोकस कर रहे हैं क्योंकि ये ऑटोट्रॉफ का सबसे सर्वोत्तम नमूना है। ये अपने पत्तियों में भोजन तैयार करता है। अब आप जानते हैं कि आपके शरीर के सेल्स और ग्रीन प्लांट के लीव्स दोनों का बराबर का मात्रा है। जैसे कि आपके शरीर में सेल्स का योगदान है, वैसे ही किसी भी पौधे में पत्ते का। ऐसा कोई पौधा देखना जिसमें कोई पत्ता हो ही नहीं, सारा पत्ता तोड़ देना और उसका पत्ता होने ही नहीं देना। अगर कोई ग्रीन प्लांट है तो जैसे ही हो उसको तोड़ देना, देखना कुछ ही दिन में वो पौधा क्या होगा, ख़त्म होके गिर जाएगा, क्योंकि पौधों का जान उसका पत्ता है, ठीक है। रूट्स नीचे से सब कुछ प्रोवाइड करवाता है, लेकिन भोजन बनाने का काम कौन कर रहा है, वो पत्ता ही कर रहा है, ठीक है। तो पौधों के पत्तों में, खास करके ग्रीन पौधों के पत्तों में पाए जाने वाले क्लोरोफिल के कारण, क्लोरोफिल, इसके बारे में भी चर्चा होगी। एक प्रकार का ये ग्रीन पिगमेंट है, इसे ग्रीन पिगमेंट कहते हैं हम लोग। ये हरा वर्णक है। बहुत सारे ऐसे हमारे नेचर में पदार्थ हैं जो अलग अलग वस्तुओं में जाकर, अलग अलग पदार्थों में जाकर उसकी रंग को तय करते हैं, उसके कलर को कोडिंग करते हैं। इसे कलर कोडिंग सबस्टांस कहते हैं, इसे पिगमेंट भी कहा जाता है। टमाटर का लाल होना, कैरोट का अलग कलर का होना, पिंक कलर का हो जाना, ठीक है, अलग अलग कलर का होना, वो पिगमेंट के कारण तय होता है, ठीक है। तो क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है, ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है, ठीक है, हरा वर्णक पाया जाता है। अच्छा, क्लोरोफिल की एक खासियत भी है जिसके बारे में चर्चा है फूड इन प्लांट में, जब हम देखेंगे तो उसमें करेंगे, थोड़ा सा भी यहाँ देख लेते हैं। तो इसकी खासियत है कि ये क्या करता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। ये सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, सोखता है ये, ठीक है। तो सनलाइट को एब्जॉर्ब किया और फिर रूट्स के सहारे पानी मिल जाता है, और एक ये प्रक्रिया करता है जिसके बारे में आप बचपन से पढ़ते जा रहे हैं, फोटोसिंथेसिस, जिसे हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश की सहायता से क्या करते हैं हम लोग, किसी नए वस्तु को तैयार करते हैं, यही है फोटोसिंथेसिस। तो ग्रीन प्लांट अपना भोजन कैसे तैयार करते हैं, ज़रा सा इसे शॉर्ट टर्म में अभी समझ लिया जाए, फिर से आगे हम लोग समझेंगे जब हम फूड इन प्लांट देखेंगे तब। तो हम लोग देखते हैं कि हमारे आसपास से वो CO2 ले लेते हैं, ठीक है, और उससे रूट्स के सहारे H2O मिल जाता है, और फिर जाकर सनलाइट उसको मिल जाते हैं। सन तो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, सनलाइट मिल जाता है, साथ ही साथ पत्तों में मौजूद रहता है क्लोरोफिल, और इसकी सहायता से वो तैयार करते हैं C6H12O6। देखिए, आप जो खाना खा रहे थे उससे भी वही मिल रहा था जो पौधे तैयार कर रहे हैं, ठीक है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, ग्लूकोज कहते हैं। तो यह ग्लूकोज वही काम करता है जो हम मनुष्यों के द्वारा विभिन्न प्रकार के भोजन के ग्रहण करने के बाद प्राप्त होता है। तो ये अभी संतुलित नहीं है, ठीक है, इसे हम लोग बैलेंस फॉर्म में बना लेंगे तब जाकर इसको देखेंगे। साथ ही इसमें बहुत सारा एनर्जी भी निकलता है जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, अभी बहुत सारा इसका क्लास बाकी है, तो इस पर हम लोग देखेंगे और भी चीज़ें। बच्चों, हम लोग देख रहे थे इसमें अभी एक बच्चे का क्वेश्चन था कि सर हमारे शरीर के लिए कितने कैलोरी एनर्जी की ज़रूरत प्रत्येक दिन पड़ती है। तो उसका आंसर है कि लड़कों में 1800 कैलोरी एनर्जी प्रत्येक दिन चाहिए होता है, वहीं लड़कियों में, लड़कों की अपेक्षा थोड़ा सा ज़्यादा 3000 कैलोरी एनर्जी चाहिए होता है, यानी कि लड़कियों को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है लड़कों की अपेक्षा। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में हम लोग देखते हैं कि कई बार की लड़कियां या महिलाएं विभिन्न प्रकार के उपवासों के द्वारा अपने आप को फास्टिंग में 2-4 दिन तक बिना खाए पिए भूखे प्यासे रह जाती है, तो उनके अंदर का जो इंटरनल एनर्जी रहता है वो उनको
काम करते रहता है। ये अलग बातें हैं, इस पर चर्चा है कभी और करेंगे कि क्यों ऐसा होता है। लड़कों का है कि जैसा भी मिल जाए खाना उसको खाकर वो अपने शरीर को ढेर सारा कैलोरी 1800 से ज़्यादा भी कैलोरी एनर्जी वो प्रोवाइड करवाते रहते हैं और तंदुरुस्त रहते हैं। इसीलिए लड़कों को मजबूत बोला जाता है, लड़कियों की अपेक्षा लड़कियां कमज़ोर मानी जाती हैं, क्योंकि वो इतना एनर्जी बेचारी पूरा ही नहीं पाती है, वो ठीक से खाना भी नहीं खाती हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं न्यूट्रिशन की ओर। अब देखते हैं हम इस चैप्टर का सबसे जो इनिशियल टॉपिक है, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे अब। तो ये लिविंग्स का एक ऐसा स्पेसिफिक लक्षण है, एक ऐसा विशिष्ट लक्षण है जिसके द्वारा वो अपने शरीर में भोजन को ग्रहण करता है, साथ ही साथ वो न्यूट्रिएंट्स तैयार करता है। ये बात ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि न्यूट्रिशन क्या है तो बताएंगे सजीवों की एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा वह भोजन को अपने शरीर में लेता है और उससे न्यूट्रिएंट्स को अलग करता है या तैयार करता है, जो भी आप कह लें उसको। ठीक है, ये न्यूट्रिएंट्स किस प्रकार के होते हैं इसकी चर्चाएं और भी आगे करेंगे। देखते हैं, आमतौर पर हमारे शरीर में जो भोजन जाता है उससे ग्लूकोज प्राप्त होता है हमें, और ये ग्लूकोज हमारे ब्लड में मिलते हैं और ये ब्लड से ये सेल्स में चले जाते हैं और हमारे शरीर में कई अनंत तक कोशिकाएँ हैं। इसकी संख्याएँ अभी तक वैज्ञानिकों के द्वारा स्पष्ट नहीं की गई कितनी सारी संख्याओं में सेल्स हमारे शरीर में है, और इन सारे सेल्सों में लगभग सभी में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, जिसे पावर हाउस ऑफ सेल्स कहते हैं। ये किचन हाउस भी एक तरह से है, जो हम चैप्टर सेल्स वाले में क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। क्लास 10th वाले बच्चे इजी से कनेक्ट कर पा रहे होंगे। तो यहीं पर हमारा ग्लूकोज जो है उससे एटीपी तैयार होता है, एडिनो ट्राइफॉस्फेट नाम का एनर्जी, ढेर सारा मात्रा में, और सभी सेल्स में थोड़े 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 कर जब एनर्जी तैयार होता है तो हमारे शरीर को वो प्राप्त होता है और हमारा शरीर सभी तरह की एक्टिविटी करने के लिए तैयार होते हैं। देखते हैं न्यूट्रिएंट्स के बारे में। तो न्यूट्रिएंट्स दो तरह के होते हैं, एक मेजर पार्ट्स वाले न्यूट्रिएंट्स हैं, एक माइनर पार्ट्स वाले न्यूट्रिएंट्स हैं। मेजर पार्ट्स जो है उसमें कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है और फैट है। इन तीनों को हमारे न्यूट्रिएंट्स का सबसे मुख्य भाग बताया गया है। ये हमारे भोजन से एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं। अच्छा, इसमें देखते हैं सोर्स, देखते हैं इसके राइस सोर्स है, टोमेटो सोर्स है, ऑनियन है, पोटैटो है, राई फ्रूट्स है। ये सभी से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं, इंस्टेंट कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं। ठीक है, इसे हम लोग मेन सोर्स ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। ककम्बर को भी इसी में रखा, और हम देख सकते हैं इसमें कि ककम्बर को भी कार्बोहाइड्रेट्स का ही एक सोर्स बोला गया है। अच्छा, न्यूट्रिएंट्स में ये कार्बोहाइड्रेट को हम लोग ज़्यादा हाईलाइट कर रहे हैं क्योंकि ये हमारे एनर्जी का सबसे मुख्य सोर्स कहा जाता है। जैसे हम इन सब पदार्थों को खाते हैं हमारे शरीर में तरोताज़गी महसूस होती है, यानी कि एनर्जी की आहट आ जाती है, एनर्जी हमें महसूस होने लगती है और हम किसी भी काम करने के लिए सक्षम हो जाते हैं। इसीलिए लोगों को आम तौर पर, खास करके बिहारी लोगों को, एक समय भात खाना पसंद है। बंगाल के लोग भी भात खूब सारा खाते हैं, चावल खाते हैं विभिन्न प्रकार के और भी पदार्थों के साथ। तमिलनाडु के लोगों को भी चावल का इडली सांभर वगैरह और भी विभिन्न प्रकार के चीज़ों के साथ वो लेना पसंद करते हैं। तो भारत के हर एक भागों में चावल या उससे बने हुए चीज़ें पसंद की जाती है। महिलाएं तो और भी ज़्यादा चालाक होती हैं। महिलाएं ग्रामीण क्षेत्र की जो होती हैं वो चावल से बने हुए कुरकुरे, चिप्स वगैरह भी अपने घरों में प्रयोग करती है, अपने गेस्टों को खिलाती है। वो भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट का ही एक सोर्स है। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में और ज़रा सा डिटेल्स में अगर चलते हैं तो कार्बोहाइड्रेट को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। एक स्टार्च है, दूसरा डाइटरी फाइबर्स है, तीसरा शुगर है। देखते हैं, स्टार्च को हम लोग मंड कहते हैं, जिसके बारे में चर्चा आगे हम अभी करेंगे। डाइटरी फाइबर के बारे में देखते हैं तो डाइटरी फाइबर जो होता है ये हमें विभिन्न प्रकार के पदार्थों से मिलते हैं और इसका उपयोग जो हमारे शरीर के लिए है वो आरबीसी के द्वारा किया जाता है, रेड ब्लड सेल्स के द्वारा, यानी रेड ब्लड कैपेसल्स के द्वारा किया जाता है। आपने अगर टिश्यू चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें कनेक्टिव टिश्यू में आपने ब्लड के बारे में पढ़ा होगा। ब्लड हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण अंगों में से एक है। हार्ट के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण अंग रेड ब्लड सेल्स को कहा जाता है, जो हमारे शरीर के हर भाग तक पहुंचा हुआ है। यह एक प्रकार से नली के तरह काम करता है। इसी से होकर विभिन्न प्रकार की पदार्थें एक जगह से दूसरे जगह जाती है और इस आरबीसी को स्ट्रॉन्ग करने का काम करता है ये डाइटरी फाइबर, जो अंकुरित चना, अंकुरित मूंग और विभिन्न प्रकार के नट्स वगैरह को खाने से होता है। नट्स कहने का तात्पर्य है काजू, किशमिश वगैरह, ड्राई फ्रूट्स जो भी होते हैं, उसके अगर हम भिगो कर खाते हैं तो उनसे हमें डाइटरी फाइबर्स प्राप्त होते हैं। और इसकी कमी से हमें एनीमिया वगैरह, निमोनिया वगैरह का रोग हो जाता है। लड़कियों में ये एनीमिया रोग जो है, यानी खून की कमी जो है, ये ज़्यादातर देखा जाता है, तो उनको डाइटरी फाइबर्स खाना चाहिए। लड़के को भी
ये बीमारी हो सकती है। तो इससे बचने के लिए डाइटरी फाइबर्स का उपयोग करना चाहिए। पनीर वगैरह खाने से डाइटरी फाइबर्स कमी नहीं होती है। तीसरा देखते हैं शुगर के बारे में। तो हम लोग जो अपने दैनिक जीवन में जितनी भी चीज़ें खाते हैं उसमें से कुछ ग्रेन्स ऐसे हैं जिसमें शुगर की कुछ मात्राएं पाई जाती है। कभी कभी आप रोटी वगैरह खाते हैं तो आपको लगता है कि रोटी भी मिठास जैसी लग रही हो। चावल वगैरह खाते हैं, गांव का जो चूरा होता है चावल से बना हुआ वो चूरा देहात वाला, वो भी कभी कभी मीठापन आपको एहसास दिलाएगा। आप गन्ना वगैरह खाते हैं उसमें भी मीठापन होता है, और विभिन्न प्रकार के स्वीट्स वगैरह खाते हैं वो भी मीठा होता है। इन सब से हमारा ब्रेन और सेंट्रल नर्वस सिस्टम तंदुरुस्त होता है, हमारे स्पाइनल कॉर्ड के लिए ये फ़ायदेमंद होता है। तो ये 3 तरह के कार्बोहाइड्रेट्स के टाइप थे, जिसमें से स्टार्च के बारे में आपने देखा होगा। अपने घरों में दैनिक जीवन में 2 तरह से चावल को बनाया जाता है, जिसमें से एक कुकर में बनाया जाता है। ये तो आधुनिक विधि है। जो लोग आलसी होते हैं, जिन लोगों को समय नहीं होता है, जिनके पास ऑफिशियल वर्क होते हैं या मॉडर्न कल्चर के होते हैं, वो लोग आजकल कुकर में खाना बनाते हैं। तो कुकर में चावल वगैरह बनाते हैं तो उसमें उसके जो जूस होते हैं यानी कि चावल के जूस वो उसी में इंक्लूड हो जाते हैं और वो हमारे शरीर में चला जाता है। दूसरा है कि हम लोग परंपरागत तरीके से, अगर पुराने ज़माने से देखा जाए तो हम लोग खाना जब बनाते हैं तो उसमें चावलों को पहले बॉयल करते हैं, पहले पानी को बॉयल करते हैं, उसमें चावल गिराते हैं, फिर उससे उसके उस जूस को अलग कर लेते हैं, तो वही स्टार्च कहलाता है। ये स्टार्च सिर्फ उसी में नहीं पाया जाता, और भी विभिन्न प्रकार के पदार्थों में पाया जाता है। कच्चे मक्के में यानी भुट्टा वगैरह जो खाते हैं उसमें पाया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में देखते होंगे आप पॉपकॉर्न के रूप में जो उजला वाला वो कॉर्न खाया जाता है, उसका भी स्टार्च का उसमें भी मात्रा पाया जाता है। ये एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। ये आसानी से अलग नहीं होने वाले कार्बोहाइड्रेट्स हैं, और ये ज़्यादा मात्रा में सोयाबीन्स में, बीन्स में और मसूर दाल वगैरह में पाए जाते हैं।